आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल। शिक्षित बनाए सशक्त बनाए। आज की हमारी वीडियो जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जो कि मॉरिशस के बारे में है। यह एक यात्रा वृतांत है और हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। वीडियो में इस पाठ का सार, इसके शब्दार्थ और पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर भी आप देखेंगे। सबसे पहले इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। पर्यटक, दूसरे देशों में घूमने वाला। मील 1760 गज की दूरी। दृष्टिपात, सरसरी निगाह से देखना। तुषातितुष, इसका अर्थ होता है अत्यंत तुष या एकदम गया गुजरा या फिर घटिया से भी घटिया। खरपात, खरपतवार भी कहते हैं इसको, घासपात। बदतर, इसका अर्थ होता है अत्यधिक बुरा। ताड़, भांप। निरापद, आपत्ति रहित या निर्विघ्न। रक्तचाप, इसका अर्थ होता है खून का दबाव। पैमाना, मानदंड। देशांतर, भौगोलिक याम्योत्तर का वृत्त तथा ग्रीनविच से गुजरने वाले भौगोलिक याम्योत्तर। भूमध्य रेखा, पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा जिसका दूसरा नाम विषुवत रेखा है। रकबा, क्षेत्रफल। चिरायु, लंबी आयु वाला, दीर्घायु। प्राणवत्ता, जीवित होने की अवस्था। और सुरम्य होता है अत्यंत मनोहर और रमणीय। तो हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इस पाठ का सार इस प्रकार है। जो इसके लेखक हैं वो अपने यात्रा वृतांत की शुरुआत करते हैं और लिखते हैं, यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, कि मुझे दुनिया में एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज़ दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, इसलिए हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने के लिए निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते थे, अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुषातितुष हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हों। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर झमाई ली, दूसरे ने दे को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरनों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और एक तरफ चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छुपता हुआ
मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को भी यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए उस झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समय देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम यहाँ आए हैं, वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुंदर का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुंदर से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं और यहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसीलिए हिंदी का मॉरिशस से व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता जहाँ क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है और क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते और उसे समझते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण ही मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारत के लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख एवं एकमात्र उद्योग है, किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू पर नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति को प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया
उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ होता है और ढोलक और झांझ पर उसका गायन किया जाता है। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई पड़ते हैं। भारत के पर्व त्यौहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, पिकनिक का स्थान भी है, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी ही पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। यह था पाठ हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान। इस यात्रा विवरण में लेखक ने मॉरिशस की सुंदरता, उसकी भारतीय संस्कृति और वहाँ के लोगों की जीवन शैली का बखूबी वर्णन किया है। उन्होंने मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान कहा है जहाँ भारतीयता पूरी तरह से जीवित है और इसे देखना एक गर्व का अनुभव है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने भारतीयता के महत्व और उसकी वैश्विक पहचान को उजागर किया है। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आइए उनका परिचय जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक महान हिंदी कवि, लेखक और राजनेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और वीरता के विषयों पर कई प्रमुख रचनाएं लिखीं। उनका जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। दिनकर जी को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सहित विभिन्न साहित्यिक विधाओं में लिखा। उनकी प्रमुख रचनाओं में रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हिमालय और उर्वशी शामिल हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी कई पुस्तकें लिखी जिनमें मिर्च का मज़ा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह प्रमुख हैं। दिनकर जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। उन्हें उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक न्याय और जन सेवा की भावना बार बार प्रकट होती है, जिसके कारण वे जन सामान्य में अत्यंत लोकप्रिय हुए। अब प्रस्तुत है हिंद महासागर में छोटा था हिंदुस्तान पाठ के प्रश्न और उनके उत्तर। प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया गया, उसके 4 उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सबसे सटीक उत्तर के सामने तारा बनाना है। हिरन समूह में क्यों खड़े थे? भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। वे भाग चुके हिरनों के लौटने की प्रतीक्षा में थे।
वे खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे या सिंह उनसे उदासीन थे और उन्हें कोई खतरा नहीं था? तो इसका सबसे सटीक उत्तर है पहला, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। दूसरा प्रश्न है, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? गन्ने की अधिकतर खेती भारतीयों द्वारा होती है, अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वाले लोगों की है, सभी भारतवासी परितलाब पर एकत्रित होते हैं, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई पड़ती हैं। तो सबसे सटीक उत्तर है इसका चौथा, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां पर दिखाई पड़ती है। हालांकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत से जाने वाले लोगों की है और भारत के प्रमुख त्यौहार भी वहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन यही विशेषताएं नहीं हैं। लगभग भारत की सभी विशेषताएं जो हैं यहाँ के धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवेशिक, वो सारी वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए बच्चों कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहला उत्तर इसलिए चुना गया क्योंकि हिरण समूह में खड़े थे ताकि वे सिंह के हमले से बच सकें। भागने पर उन पर सिंह का हमले होने का डर था, इसीलिए वे स्थिर खड़े थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर इसलिए चुना गया क्योंकि मॉरिशस में भारत की कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे वहाँ की जनसंख्या, भाषा और संस्कृति में भारतीयता की झलक मिलती है, जिसे वह बड़े पैमाने पर भारत जैसा ही प्रतीत होता है। पंक्तियों पर चर्चा, पाठ का अगला खंड। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। आपको इनका अर्थ अगर समझ में आया तो उसको साझा करना है अपने साथियों के साथ और लेखन पुस्तिका में लिखना है। पंक्ति है, भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ है कि भारत में रहते हुए हम अपनी संस्कृति की ताकत और महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम मॉरिशस जैसे किसी अन्य देश में जाते हैं तो हमें अपनी संस्कृति की असली ताकत का और जीवंत होने का एहसास होता है। हमें अन्य संस्कृतियां आकर्षक प्रतीत होती हैं भारत में बैठे हुए, जबकि हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी व्यापक है। मॉरिशस जैसे देश में भारतीय संस्कृति को देखकर हमें समझ में आता है कि हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है और लंबे समय तक टिकने वाली है। सोच विचार के लिए अगला खंड है इस पाठ का। तो रोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, नेशनल पार्क वह स्थान होता है जहां पशु पक्षियों को रहने और विचरण के लिए प्राकृतिक स्थान उपलब्ध होता है, जबकि चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के लिए रहने के लिए कृत्रिम आवास बनाए गए होते हैं और चिड़ियाघर में जंगली जानवरों को प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। उसके बाद प्रश्न, हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए, वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया? तो इसका उत्तर है, नैरोबी के नेशनल पार्क में शेरों ने लेखक और उसके पर्यटक साथियों को पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ लिया। मानव जाति के प्रति उनकी उपेक्षा का भाव स्वाभाविक भी था। हम मानव प्रति क्षण अपने आनंद के लिए उनकी सरहद और शांति दोनों को भंग करते हैं, जबकि पेड़ पौधे और खरपात उनकी दिनचर्या को सुखद बनाते हैं। प्रश्न है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? तो पाठ में इस कथन के समर्थन में तर्क दिया गया है कि मॉरिशस में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग भारतीय लोगों के कारण ही सफल हुआ। भारतीयों ने वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और उनकी मेहनत और संस्कृति ने मॉरिशस को समृद्धि दी। मॉरिशस के 67% लोग भारतीय हैं। इसके बाद प्रश्न, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। बाहर से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया? तो इसका उत्तर है, बाहर से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा इसलिए बना दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ भारतीय संस्कृति, परंपराओं, भाषा और रीति रिवाजों को बनाए रखा।
जहाँ की जो राजधानी है मॉरिशस की पोर्ट लुई, उसकी गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, काशी जैसे हैं। मॉरिशस में बनारस भी है और गोकुल भी, जहाँ हर प्रमुख ग्राम में एक शिवालय है, बाबा शिव जी का मंदिर है। लोग जहाँ तुलसीदास जी की जो कृति है रामचरितमानस, उसका पाठ करते हैं। वे मॉरिशस में भारतीय त्यौहार मनाते हैं, भारतीय भाषाएं बोलते हैं और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं, जिससे मॉरिशस एक छोटा सा हिंदुस्तान बन गया है। इसके बाद बच्चों स्तंभ दिया गया है 1 और 2, पाठ्य पुस्तक में आपकी में भी है, ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इनका आपस में मिलान करना है। अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नैरोबी यह अफ्रीका का एक देश है। केन्या उसकी राजधानी है। रक्तचाप, तो इसका अर्थ होता है रक्त वाहिनी, अर्थात नसों में बहते हुए रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसका नाम है BOAC। तो यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। इसके बाद है शब्द भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। देशांतर रेखा, ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। तुलसीदास, यह श्री राम जी के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ जिसका नाम है रामचरितमानस को लिखने वाले कवि हैं। उसके बाद क्रेओल, यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। और कांवर, यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर 2 टोकरियां या छींकों को बांधा जाता है और यात्री इसमें गंगा जल या अन्य वस्तुओं भरकर ले जाते हैं। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का हमें झुंड दिखाई दिया। अब 2 जवान सिंह उठे और एक और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर हमें पता चलता है मानो हम लेखक की आंखों से खुद ही वह दृश्य देख रहे हैं। इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको भी और ऐसी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। इस पाठ में आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत में मार्ग में पड़ने वाले देश केन्या के नेशनल पार्क का वर्णन हुआ है, जिसमें शेरों और हिरणों की प्रवृत्ति पर लेखक ने बहुत बढ़िया प्रकाश डाला है। इसके अलावा मॉरिशस के तत्कालीन मौसम और वातावरण का चित्रण भी हुआ है। इस यात्रा वृत्तांत में मॉरिशस में भारतीयों की स्थिति एवं प्रमुखता को भी भली भांति दर्शाया गया है। इस यात्रा वृत्त में मॉरिशस को एक छोटा सा हिंदुस्तान सिद्ध करने का प्रयास लेखक ने किया है। इस जो लेख है इसकी भाषा सीधी है, सरल है और आम बोलचाल जैसी है। अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है और अनुमान या कल्पना से उत्तर देना है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस के लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह क्यों रखे होंगे? कल्पना से उत्तर देना है। तो इस विषय पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर बच्चों आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भारतीयों की जनसंख्या अधिक होना, भारतीयों के धार्मिक होना और देश प्रेम की भावना और अपनी आस्था और परंपरा पर अटूट विश्वास होना। इसका उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है कि मॉरिशस में बसे अधिकांश लोग भारतीय मूल के हैं, लगभग 67%। वे बाहर से वहां गए हैं, उनका भारत के शहरों के साथ गहरा जुड़ाव था। उन्होंने मॉरिशस में भी गली मोहल्लों के नाम भारत के शहरों पर रखकर स्वयं को भारत से जोड़े रखने का प्रयास किया होगा। उन्हें इन नामों पर गर्व रहा होगा। वे स्वयं की भारतीय पहचान बनाए रखना चाहते होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देना है। अपने समूह में मिलकर चर्चा करनी है इस विषय पर कि कोई 7-8 सिंह लेटे हुए और सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी।
आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या उनका पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो बच्चों, जानवरों को पर्यटकों की उपस्थिति से तनाव और डर हो सकता है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है और आया भी है। पर्यटकों द्वारा जानवरों को खाना खिलाने से उनकी भोजन की आदतों में परिवर्तन आ सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। पर्यटकों की उपस्थिति से जानवरों की सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आ सकता है, जैसे कि समूह के आकार में परिवर्तन या प्राधिकरण की स्थिति में परिवर्तन। केन्या के राष्ट्रीय पार्कों में पर्यटन एक जटिल मुद्दा है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए धन यहाँ जुटाता है, लेकिन साथ ही वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। पर्यटन को संतुलित तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए, ताकि वन्य जीवों और स्थानीय समुदाय दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। अगला जो प्रश्न है, जिसका हमने अनुमान लगाना है, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। तो सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, जिराफ सिंहों के आसपास होने के बावजूद खड़ा रहा होगा क्योंकि जिराफ को अपनी ऊंचाई और ताकत पर भरोसा होता है। वह समझ रहा था कि सिंहों का हमला उन पर नहीं बल्कि हिरणों पर ही होगा। इसके अलावा जिराफ का बड़ा आकार और लंबी गर्दन उसे अधिक सुरक्षित महसूस करा सकती है। प्रश्न है, मॉरिशस के मध्य एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया, जैसा कि लेखक ने लिखा है, और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, उस झील का नाम परी तालाब इसलिए पड़ा होगा क्योंकि यह स्थान इतना सुंदर है जिससे कि प्रतीत होता है कि यहाँ परियां वास करती हैं। उसके बाद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? तो इसका उत्तर है, मॉरिशस के लोगों में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। हिंदुओं की गंगा नदी के प्रति अपार श्रद्धा है। मॉरिशस में एक परी तालाब था जिसका जल गंगा के समान पवित्र माना जाता था। उसे शिवजी पर चढ़ाया जाता था। भारत में गंगा जल से शिवजी का अभिषेक किया जाता है, तो मॉरिशस वासियों ने भी परी तालाब को ही गंगा तालाब का नाम दे दिया होगा। शब्दों की बात, पाठ का अगला खंड। संज्ञा के स्थान पर हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में ये शब्द किन के लिए प्रयोग किए गए हैं? तो बच्चों, ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हिरण यहाँ एक संज्ञा शब्द है, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग में होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब अगले वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनमें रेखा खींचिए। अगले वाक्यों में सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो इस वाक्य में उन्हें जो शब्द है वो बच्चों के लिए आया है और सर्वनाम है। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप समूह में भगवान ने उन्हें भेज दिया, उस द्वीप समूह को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इसमें 3 सर्वनाम आए हैं, वे, उन्हें और उन्होंने, जो कि भारतीय जो संज्ञा है उसके लिए आए हैं। पहचान पाठ के आधार पर अगला खंड इस पाठ का। आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देशों के नाम पढ़े, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को पहचानिए। तो बच्चों, जो जानकारी दी गई है केन्या के बारे में, उसमें जैसे बताया गया कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश नैरोबी जिसकी राजधानी और वहाँ का नेशनल पार्क बहुत ही मशहूर है। और मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश जो अपनी भारतीय संस्कृति और गन्ने की खेती के लिए
प्रसिद्ध है। तो जब हम मानचित्र देखते हैं तो अफ्रीका में आप जैसा कि देख सकते हैं केन्या को, भूमध्य रेखा जो गुजर रही है विषुवत रेखा, उसके ऊपर स्थित सोमालिया और तंजानिया इसके पड़ोसी देश हैं और भारत से ये नीचे की तरफ पड़ता है। उसके बाद है बच्चों मॉरिशस। इंडिया से जैसे लेखक ने यात्रा की पहले केन्या की और केन्या से फिर वो आए थे मॉरिशस। तो यहाँ पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा द्वीप समूह मैडागास्कर के पास जिसका नाम है मॉरिशस, और लेखक ने इसे छोटा हिंदुस्तान बताया है। आपकी बात अगला खंड इस पाठ का। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा सुना पड़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे? उसके बारे में समूह में चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने अपना अनुभव लिखना है। आपने किसी जगह की सैर की हो, कोई बहुत ही खूबसूरत जगह देखी हो, किसी मंदिर की सैर की हो, जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल वहाँ की यात्रा की हो, किसी नेशनल पार्क में गए हों, साइंस सिटी की सैर की हो। हमारे देश में 5 साइंस सिटी हैं। कोई लाइव मैच देखा हो, आंखों देखा मैच देखा हो जो आपको ना भूलता हो, किसी पहाड़ी स्थान की सैर की हो, हवाई जहाज में बैठे हों, या कुछ भी ऐसी यात्रा या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह जो आपको नहीं भूलती, उसके बारे में अपने समूह में अपने साथियों के साथ उसको साझा करना है। हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना और सजीव देखना और भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है, वह मुलाकात कहाँ हुई बताइए। तो प्यारे बच्चों, आपने किसी चिड़ियाघर की सैर की हो, किसी नेशनल पार्क की सैर की हो और वहाँ जो आपने जानवर देखे हैं उनके विषय में आपने लिखना है। इसके बाद यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है बताइए। तो बच्चों, हमें अपनी संस्कृति, जो हमारे देश की महान संस्कृति है, उस पर गर्व है और हमारी जो संस्कृति है वो विश्व में सबसे प्राचीन है, श्रेष्ठ है, और हमारी जो संस्कृति है वो सभी मानवों के कल्याण की बात करती है। इसके अलावा हमें अपने जो महान लोग हुए हैं उन पर भी गर्व है। हमारे जो देशभक्त हुए हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन पर हमें गर्व है। हमें अपने माता पिता पर भी गर्व होना चाहिए जिन्होंने हमारा बड़े प्यार से पालन पोषण किया है। तो इस तरह की बातें इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। चित्रात्मक सूचना, इंफोग्राफिक कहते हैं इसको, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, और इसको जो आधार मानकर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद आपने लिखना है, एक पैरा आपने लिखना है। यह मॉरिशस के बारे में बताता है। मॉरिशस को छोटा हिंदुस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 67% से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस गणराज्य बनने से पहले हिंद महासागर में एक द्वीप था। यह क्रमशः पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, जहां ब्रिटिश शासन 1810 से लेकर 1968 तक रहा। इस दौरान भारत में भी ब्रिटिश सत्ता कायम थी। भारत की उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने मॉरिशस में गन्ने की खेती के लिए मजदूर के रूप में काम करने के लिए भारतीयों को वहां बसाने का निर्णय लिया। इस प्रकार पहली बार नवंबर 1834 को एटलस नामक एक जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा। इसलिए उस दिन को इंडियन अराइवल डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे मॉरिशस में भारतीयों की संख्या बढ़कर कुल आबादी के 68% हो गई। वहाँ की संस्कृति और परंपराओं में भारतीयता स्पष्ट रूप से नजर आती है। हालांकि सन 1967 के आम चुनाव जीतकर सर शिव सागर राम गुलाम वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। वे भारतीय मूल के थे, अतः भारतीयों में इनको लेकर काफ़ी उत्साह था। मॉरिशस के शीर्ष पद पर हिंद का सपूत प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए सही अर्थों में यही पल था जब मॉरिशस में गूंज उठा जय हिंद।
इसके बाद सेगमेंट पत्र, जहां दिनकर जी का एक पत्र दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, इसे पढ़ना है और उत्तर देना है। पत्र पढ़कर जो समूह में चर्चा करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे आपकी स्क्रीन पर भी है पत्र दिखाया गया है, पाठ्य पुस्तक में ही है। तो यह पत्र किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है यह पत्र रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। पत्र किसे लिखा गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों यह पत्र चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। इसके बाद है पत्र किस तिथि को लिखा गया है? तो यह पत्र 8 जुलाई 1947 को लिखा गया है। इसके बाद प्रश्न है पत्र किस स्थान से लिखा गया है? तो जो बच्चों पत्र है वो सफदरगंज लेन नई दिल्ली से लिखा गया है। इसके बाद पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर है पत्र पाने वाले के नाम से पहले मान्यवर शब्द का प्रयोग हुआ है। और पत्र लेखन ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है? तो पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले आपका शब्द लिखा है। उलझन सुलझाओ अगला सेगमेंट। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद मॉरिशस पहुंचा, तब वहां 10 बज रहे थे। तो बच्चों प्रश्न है कि जहाज नैरोबी से 4 बजे उड़ा, 5 घंटे यात्रा में लगे, तो उसे 9 बजे पहुंचना चाहिए था। लेकिन तो लेखक ने यह क्यों लिखा कि जब हम मॉरिशस पहुंचे तो 10 बज गए थे? तो इसका उत्तर है बच्चों नैरोबी और मॉरिशस की घड़ियों में 1 घंटे का अंतर रहता है। जब नैरोबी में शाम के 4 बजते हैं तब मॉरिशस में 5 बज रहे होते हैं। इस हिसाब से जहाज नैरोबी के समय अनुसार 9 बजे और मॉरिशस के समय अनुसार 10 बजे ही पहुंचा था। नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक घड़ी में भारतीय समय है और दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उस समय मॉरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए हैं। इन घड़ियों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भारत में क्या समय हुआ है? जो भारतीय घड़ी है उसके अनुसार भारत में 5:20 हुए हैं। मॉरिशस में क्या समय हुआ है? तो जो मॉरिशस की घड़ी है वो 3:50 का समय दिखा रही है। तो बच्चों प्रश्न है मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है? तो मॉरिशस और भारत के समय में 1 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। सूर्योदय भारत में पहले होगा जो मॉरिशस में, क्योंकि भारत की घड़ी आगे चल रही है तो सूर्योदय है जो वो भारत में पहले होगा। जिस समय भारत में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उस समय मॉरिशस की घड़ी में कितना समय होगा? तो मॉरिशस का जो टाइम है वो पीछे है 1.5 घंटा, तो उस अनुसार मॉरिशस में 10:30 हुए होंगे। आज की पहेली बच्चों, आज हम आपके लिए एक पहेली लाए हैं जहां एक वाक्य दिया गया है और आपको पता करना है कि इसका अर्थ क्या है। येला मार्थ येला घोलश। तो वैसे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मेरा शब्द दिया गया है और साथ में एक संकेत भी दिया गया है कि अगर ख लिखा हो तो उसको हमने कै पढ़ना है। तो जैसे ये पहला शब्द है यह, तो इसको एक शब्द पीछे जाएंगे आएगा मैं, और उसके बाद जैसे लय है तो उससे एक शब्द पीछे आएंगे तो रै, तो इस प्रकार बन गया मेरा। और इसी तरह माल से बनेगा भारत, येला से बनेगा मेरा और गौलश से बनेगा गौरव। तो इस प्रकार येला मालत येला घोलश, इसका उत्तर बनेगा मेरा भारत मेरा गौरव। परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न उत्तर हैं। मॉरिशस के शिवालय और मंदिरों पर एक टिप्पणी लिखिए। मॉरिशस के सभी प्रमुख गांव में एक शिवालय अवश्य होता है। वहां के हिंदू तुलसीकृत रामचरित मानस का पूरी भक्ति भावना से पाठ करते हैं। भारतीय वाद्य यंत्र ढोलक एवं मांझ पर रामचरित मानस की चौपाइयों और दोहों का गायन होता है। वहां के शिवालय और मंदिर एकदम साफ सुथरे हैं, सुरम्य होते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न है शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू क्या पहनते हैं? तो इसका उत्तर है शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। प्रश्न मॉरिशस में बोली जाने वाली भोजपुरी बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी से भिन्न कैसे है? तो इसका उत्तर है बच्चों मॉरिशस में रहने वाले सभी भारतीयों ने वहां के लोगों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बिहार की भोजपुरी में फ्रेंच के संज्ञा पदों का प्रयोग बहुआत किया है। इससे
इसका स्वरूप बिहारी भोजपुरी से भिन्न हो जाता है। नैरोबी के नेशनल पार्क में लेखक ने क्या क्या देखा? तो नैरोबी के नेशनल पार्क में लेखक ने देखा कि 7-8 सिंह लेटे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने हिरणों का झुंड और उनके बीच में खड़ा एक जिराफ देखा। प्रश्न, नैरोबी नेशनल पार्क के बंदर और लंगूर पर्यटकों की गाड़ियों को घेर क्यों लेते हैं? तो इसका उत्तर है, पर्यटक नैरोबी नेशनल पार्क के बंदरों और लंगूरों को खाने के लिए बिस्किट और फल देते हैं। अतः बंदर पर्यटकों की गाड़ियों को देखते ही उन्हें घेर लेते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें इन पर्यटकों से खाने को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेखक ने मॉरिशस को छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की जो गलियां हैं उनके और यहाँ के मोहल्लों के नाम भारतीय शहरों पर हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास, गोकुल। भोजपुरी जहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ है लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीज़ें मिली जो भारत में हैं, इसीलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा है। इसके बाद प्रश्न, मॉरिशस की राजभाषा क्या है? मॉरिशस में कौन कौन सी अन्य बोलियाँ बोली जाती हैं? तो मॉरिशस की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। इसके अलावा मॉरिशस में भोजपुरी, हिंदी, क्रेओल इन भाषाओं का प्रयोग होता है। इसके बाद प्रश्न, मॉरिशस का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो बच्चों, मॉरिशस का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। पाठ में आए मॉरिशस के उन गलियों और मोहल्लों के नाम लिखो जो अपने देश में भी है। तो मॉरिशस की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई और मोहल्लों के नाम काशी, बनारस और गोकुल आदि हैं। इसके बाद प्रश्न, मॉरिशस का कौन सा तालाब हिंदुओं के पुण्य धाम के रूप में जाना जाता है? तो मॉरिशस का परी तालाब हिंदुओं के लिए पुण्य धाम माना जाता है। इसका नाम अब गंगा तालाब है। प्रश्न, मॉरिशस और भारत में शिवरात्रि पर्व को मनाने की शैली में क्या समानताएं हैं? तो इसका उत्तर है, मॉरिशस और भारत में शिवरात्रि पर्व मनाने की समानता एक ही है। जिस प्रकार भारत में श्रद्धालु कांवर लेकर गंगा जल लेने जाते हैं और वापस लौटकर शिवजी पर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही मॉरिशस में भी श्रद्धालु कांवड़ लेकर परी तालाब जाते हैं और वहाँ का जल लेकर अपने गांव में शिवालय पर चढ़ाते हैं। तो यह था बच्चों यात्रा वृतांत रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ। पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर भी आपने वीडियो में देखे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय रहते मिलते रहें और उनके नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार।